नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने अध्याय नंबर 7 लेके आया हूँ। पाठ का नाम है कोशिका। कोशिका संरचना और प्रकार। इस चैप्टर से बनने वाले सारे प्रश्नों की जो प्रकृति होती है वो हम समझेंगे, और इस अध्याय में हम कंप्लीट थ्योरी लेके आए हैं। इस अध्याय से बनने वाले सारे प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएंगे। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो सही लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए इस अध्याय से बनने वाले प्रमुख प्रश्नों को देखते हैं। पहला है कोशिका। खैर, कोशिका क्या होती है? कोशिका के बारे में हम समझेंगे दोस्तों इस प्रकार। कोशिका जो होती है मानव शरीर की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। किसे कहते हैं? कोशिका। पूछा जाए कोशिका किसे कहते हैं, तो मूलभूत जो संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई जो होती है उसे कोशिका कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन आपसे पूछा जाए दोस्तों तो उसे क्या कहलाती है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने करी, तो रॉबर्ट हुक ने की दोस्तों। कब की खोज? तो 1665 ईस्वी में की। किसने की दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में। लकड़ी के कॉर्क कॉर्क वृक्ष की छाल से प्राप्त पदार्थ होता है में की गई जो एक मृत कोशिका थी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की। किसमें की? पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो लीवेनहॉक ने की। किसने की? लीवेनहॉक ने। कब की? 1674 ईस्वी में। पूछा जाए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। ये कैसी कोशिका थी? तो ये लकड़ी से प्राप्त कोशिका, मृत कोशिका। और जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने की। लीवेनहॉक को जीवाणु का खोजकर्ता और जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। पूछा जाता है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, खोजकर्ता किसे कहा जाता है, तो आपको बताना होगा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो लीवेनहॉक को। ये केंद्रक की खोज आपसे तो पूछी जाए तो केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसने की दोस्तों? इसके पश्चात 1839 ईस्वी में पुरंजे ने कोशिका में उपस्थित द्रव्य को जीव द्रव्य कहा। पूछा जाता है कि कोशिका में जो द्रव्य उपस्थित होते हैं उसे किसने नाम दिया था? जीव द्रव्य। तो पुरकंजे साहब ने दिया था। किसने दिया था? पुरकंजे साहब। तो पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो आपको बताना होगा शुतुरमुर्ग की होती है। किसकी होती है दोस्तों? शुतुरमुर्ग की होती है। पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा की होती है, जिसे पादप जगत का जोकर कहते हैं। क्या कहते हैं? पूछा जाएगा पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है, तो माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, जिसे मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मादा युग्मक कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। पूछा जाता है कि सबसे बड़ी तो अंडाणु होती है और सबसे छोटी किसकी होती है? शुक्राणु होती है, जिसे नर युग्मक कहते हैं।
मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। पूछा जाता है कि न्यूरॉन की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। मुर्गी का अंडा आपने देखा होगा, एक एकल कोशिका है। आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखते हैं। मस्तिष्क कोशिका का जीवन काल सबसे लंबा किसका होता है? कोशिका मस्तिष्क कोशिका का सबसे जीवन काल कैसा होता है? लंबा होता है ये। और ये आजीवन जीवित रहता है। क्या रहता है? आजीवन जीवित रहता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आविष्कारक कोशिका के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालने में सहायक है। जैसे कि एम गैल्पीगी द्वारा पादप जंतु ऊतकों के पतले हिस्से का अध्ययन कर बताया गया है कि संरचनात्मक इकाई के बने हुए हैं, जो लीवेनहॉक द्वारा प्रोटोजोआ, रोटीफर्स जीवाणु आदि को एथिमल्क्यूलस नाम दिया गया। पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत पूछा जाएगा आपसे, किस वैज्ञानिक ने दिया? तो स्लाइडन मैथियास स्लीडन ने दिया था। कब दिया था? तो 1838 ईस्वी में दिया था। ने पौधों के अध्ययन के और थियोडोर स्वान पूछा जाएगा। थियोडोर स्वान 1839 ने जंतुओं के अध्ययन के पश्चात कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके के अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका ही हमारे शरीर की आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। पूछा जाता है कि आधारभूत संरचना जो होती है तो कौन कौन होती है? तो क्रियात्मक और वह संरचनात्मक क्रिया जो होती है कोशिका का आधारभूत संरचना कहलाती है। पूछा जाता है कि बिरचॉफ 1855 के अनुसार समस्त कोशिकाएं पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती। किससे मिलकर बनी होती? पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अगर पूछा जाए कि आधुनिक कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको बताना होगा बिरचॉफ और रेमार्क तंजे ने नेजिली के अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ना। कोशिका ही सजीवों की रचनात्मक इकाई है। जीवों में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। किसके अंदर संपन्न होती है? कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। कोशिका ही सजीवों की क्रियात्मक इकाई है और नई कोशिकाओं का उद्भव पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होता है। नई कोशिकाओं का बनना सूक्ष्म जीवों में जनन का साधन है और बहुकोशिकी सजीवों में जनन और शारीरिक संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। और समस्त जीव जो अपना जीवन एक कोशिका से शुरू करते हैं, जिसके अनुसार केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। अतः यह कोशिकाएं ही आनुवांशिक इकाई है। क्या है? आनुवांशिक इकाई होती है। सभी जीव लगभग कोशिका सिद्धांत की अवधारणाओं पर खरे उतरते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप कुछ सूक्ष्म जीव जैसे प्रोटिस्टा, जैसे कि माइसिस्ट और नील हृदय जीवाणु आदि में झिल्ली आबद्ध कोशिकांग व विशिष्ट केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं।
विषाणु क्या है? जैसे विषाणु प्राकृत में क्रिस्टलीय निर्जीव और रूप में रहते हैं। यह न्यूक्लिक अम्ल, क्या? न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और से बनी केंद्र कोर और प्रोटीन आवरण से घिरा होता है। यह अपनी जैविक क्रियाएं परपोषी कोशिकाओं में संपन्न करते हैं। क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। पूछा जाता है कि कुछ जीवों का शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। पूछा जाएगा कि एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत किसे गिना जाता है? जैसे ईस्ट, पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। क्या एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है? ईस्ट ईस्ट दे दिया जाएगा, अमीबा दे दिया जाएगा, बैक्टीरिया दे दिया जाएगा। अगला आपका क्या दे दिया जाएगा? अगला इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या किस पे मानेंगे? इनमें से कोई नहीं, है ना। अमीबा को बदलती हुई प्राकृत या पादप, जैसे कि पादपों के बनने के कारण होता है, जिसे गति प्रदान करने में, भोजन ग्रहण करने में मदद करता है। एक से ज्यादा कोशिका से बने जीव बहुकोशिकी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकी कहलाते हैं। जैसे अगर बहुकोशिकी के अंतर्गत बात करें तो एक कोशिकीय जीवों में सभी जैव क्रिया, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, वृद्धि आदि कोशिका द्वारा ही की जाती है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार के कोशिका समूह होते हैं, जिनको ऊतक कहा जाता है। और प्रत्येक कोशिका में कोशिका द्रव्य और केंद्रक होता है। पूछा जाता है क्या प्रत्येक कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक होता है? तो हाँ, जो लाइपोप्रोटीन से बनी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा रहता है। कोशिका में उपस्थित इन अत्यंत जटिल रासायनिक संगठन वाले जीवित पदार्थों को जीव द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है। और कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स, अंतःपृष्ठीय जालिका आदि पाए जाते हैं। और कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिनमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए आनुवंशिक पदार्थ मौजूद होते हैं। सामान्यतः समस्त जीवों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि अकोशिकीय और कोशिकीय जीव। अगला रहेगा दोस्तों कोशिका के प्रकार। आपसे पूछे जाएंगे कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि केंद्रक के विकास के आधार पर कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इससे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? आपसे पूछा जाए कि वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अल्प विकसित या उपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक। जैसे हम बात करें नील हरे शैवाल, जैसे कवक, जीवाणु और विषाणु, ये क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। इसमें क्या होता है? जो केंद्रक जो होता है या उपस्थिति नहीं होता या अविकसित होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती है? वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पूर्ण विकसित अवस्था में होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। जैसे कि उच्च पादप और जंतु, जो पादप जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें और जंतु में क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि शैवाल, कवक, जीवाणु, ये आपको ये चीजें आपको ये छोटी छोटी जाता है ना। मतलब एक शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं
मतलब समझने के लिए कि कवक तो आप बहुत देख ही नहीं सकते, जीवाणु नहीं देख सकते, मतलब दिखते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें पेड़ पौधे लंबे लंबे दिखते हैं, उनकी आकृति बहुत ब्रॉड होती है। जंतुओं में अगर बात करें तो इनको भी आकृति बहुत ब्रॉड होती है, तो यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें कि ध्यान ध्यान तब बातें क्या है भाई, जैसे कि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? स्तनधारी जो जीव जो होते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा जो होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है। कोशिका से ऊतक, ऊतकों से अंग और अंगों से तंत्र और तंत्रों से शरीर बनता है। किससे बनता है? शरीर बनता है। किससे शरीर बनता है? ऊतक से, अंगों से, अंगों के बाद तंत्र से, उसके बाद शरीर का निर्माण हो जाता है। कोशिका के भाग की बात करी जाए कि कोशिका के भाग कौन कौन से हैं? कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? कोशिका के 3 भाग होते हैं। नंबर पहला की अगर बात करें तो नंबर 1 है आपका बाहरी भाग। कौन सा भाग है दोस्तों? बाहरी भाग। इसमें क्या होता है बाहरी भाग में? कोशिका का बाहरी भाग कोशिका को निश्चित आकार और सुरक्षा प्रदान करता है। जो कोशिका झिल्ली व केंद्रक कोशिका भित्ति से मिलकर बना, किससे बाहरी भाग मिलकर बना होता है? कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति से। कोशिका द्रव्य दूसरे नंबर पे कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली के अंदर स्थित द्रव्य पदार्थ सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है। तीसरा है केंद्रक। जैसे कि कोशिका पर कंट्रोल करने वाली कोशिका की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जिसमें आनुवंशिक सूचना निहित होती है, केंद्रक कहलाती है। क्या कहलाती है? केंद्रक कहलाती है। जैसे कि प्लाज्मो मेम्ब्रेन। प्लाज्मो मेम्ब्रेन क्या होती है? सभी कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य एक सजीव कला और सजीव कला द्वारा घिरा रहता है, जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है। नेगली और क्रेमर द्वारा इस झिल्ली को कोशिका कला नाम दिया गया है। जो तो जैसे प्लोब द्वारा इसे जीव द्रव्य झिल्ली नाम दिया गया है। जैसे कि प्रोटोप्लाज्म को बाहर वातावरण से अलग रखती है तथा कोशिका में प्रवेश करने या बाहर आने वाले पदार्थों पर कंट्रोल रखती है। यह ठोस अघुलनशील जो होती है, प्रत्याशिता और चयनात्मक पारगम्य होती है। अगला है प्लाज्मा झिल्ली का रासायनिक संगठन। प्लाज्मा झिल्ली का रासायनिक संगठन क्या होता है? इसमें प्रोटीन 20 से 79 तक रहती है, लिपिड जो 20 से 40 तक रहता है, कार्बोहाइड्रेट 1 से 6%, जल 20% रहता है। कोशिका झिल्ली में मुख्य रूप से पूछा जाता है झिल्ली में क्या पाया जाता है? तो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल व ग्लाइकोलिपिड होते हैं। लिपिड स्तर प्लाज्मा झिल्ली का ढांचा बनाते हैं तथा आयनों और वह अन्य जीवाणुओं की पारगम्यता को कंट्रोल करते हैं। अगला है प्रोटीन। कोशिका कला के मुख्य घटक है, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बाह्य प्रोटीन। ये प्रोटीन लिपिड परत का बाहर एवं भीतरी स्तर होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं, जिसमें आरबीसी और स्पेक्ट्रीन और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि साइट्स
और आंतरिक 2 नंबर तो आंतरिक प्रोटीन होती है। क्या होती है प्रोटीन? आंतरिक प्रोटीन क्या है? ये प्रोटीन प्लाज्मा झिल्ली के लिपिड स्तर में आंशिक या पूर्ण रूप से ढके रहते हैं तथा जल में अघुलनशील होते हैं। इनके द्वारा प्लाज्मा कला को कंट्रोल शक्ति प्रदान की जाती है तथा ये पदार्थ के आवागमन में सहायक होते हैं, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में पाया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेज और रेटिना की क्षण कोशिका में पाए जाने वाला रेडोप्लिजन होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्राय ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के रूप में पाया जाता है, तो अन्य कार्बोहाइड्रेट जैसे लैक्टोज और जैसे कि अमीन और सिएलिक अम्ल आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। प्लाज्मा कला में न्यूक्लियोटाइडेट Na+ के माइनस एक्टिवेटेड ATPL एज एल्केनाइन जैसे कि फॉस्फेटेज और RNA एंजाइम आदि। कोशिका झिल्ली के विभिन्न मॉडल कौन से भाई? जैसे कि स्तरित सिद्धांत। स्तरित सिद्धांत क्या भाई? स्तरित सिद्धांत डैनियली और डॉटसन द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की की गई, जिसके अनुसार कोशिका झिल्ली प्रोटीन के 2 स्तरों के बीच स्थिर फास्फोलिपिड के द्विआण्विक स्तर के रूप में होती है। अगली है इकाई झिल्ली। अगली है आपकी द्रव्य मोज़ेक मॉडल। इस पे द्रव्य मॉडल मोज़ेक पूछा जाता है। ये दोस्तों इस प्रकार की दिखती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है किस प्रकार की दिखती है दोस्तों? प्लाज्मा झिल्ली जो होती है आपकी इस प्रकार दिखती है दोस्तों। देखिए आपने ये इस प्रकार से दिखेगी आपकी, ये प्लाज्मा झिल्ली है। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति जैसे जीव द्रव्य इकाई के चारों ओर एक रक्षात्मक कवच का श्रावण जीव द्रव्य द्वारा निर्जीव परत के रूप में किया जाता है, जो सजीव और प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थिर है। यह कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका भित्ति मुख्यतः 2 घटकों की बनी होती है, एक तंतुक व मैट्रिक्स। किसकी? तंतुक और मैट्रिक्स। इसका रासायनिक संगठन का क्या? रासायनिक संगठक जो होता है रासायनिक पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है, जिसमें सेलुलोज तंतुक और हेमीसेलुलोज पैक्टिन पदार्थ मैट्रिक्स बनाते हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं। कोशिका भित्ति का गठन निम्न प्रकार से होता है। जैसे कि प्राथमिक भित्ति। कौन सी दोस्तों? प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति। प्राथमिक भित्ति में क्या क्या आता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एवं पैक्टिन से बनी होती है। इसमें वृद्धि और विस्तरण की क्षमता रहती है। द्वितीयक भित्ति इसमें लिगेंड और सुबेरिन और अन्य कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है। यह कोशिका को सुदृढ़ता प्रदान करती है।
तृतीय व्यक्ति क्या है? यह है जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाओं में जाए लाइन जाई लान की बनी होती है और तृतीय व्यक्ति कोशिकाओं में बहुत कम पाई जाती है और जीव द्रव्य के सूखे स्तर को प्रदर्शित करती है। मध्यम पट्टी क्या होती है? कैल्शियम की के पैक्टेट से बनी होती है और फलों को पकाने के समय घुल जाती है, जिससे पके फल कोमल हो जाते हैं। किसके पके फल क्या हो जाते हैं? कोमल हो जाते हैं। अगला है प्लाज्मोडेस्मेटा। यह मध्यम पट्टिका और कोशिका भित्ति की सभी परतें और अन्य कोशिकाएं छोटे छोटे छिद्रों द्वारा छिद्रित क्या होती हैं? छिद्रित होती है, जिसके द्वारा कोशिका द्रव्य एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता रहता है। अतः इस प्रकार बने कोशिकीय द्रव्यों को प्लाज्मोडेस्टेमेटा कहलाता है। अगला है कोशिका भित्ति का स्थूलन। इस प्रकार से होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, यह विभिन्न प्रकार की मुख्यतः संवहनीय कोशिकाओं में देखी जाती है, जो निम्न प्रकार है। वलय के आकार की होती है प्रोटोजाइलम में। अगला जालिका रूपी की अगर बात करें, जालिका रूपी लिग्नन की पट्टियां आड़ी तिरछी होकर आपस में जुड़ जाती हैं और एक जाल सा बन जाता है। जैसे सीढ़ी नुमा होती है कुछ पट्टियां, जैसे सर्पिलाकार होती है कुछ पट्टियां, जैसे कि गर्तमय। अगला है गर्तमय होती है, इस प्रकार होती है। यहाँ पे दोस्तों सेलुलोज का जमाव क्या होता है? सभी पादपों में समय के साथ कोशिका भित्ति पर परिवर्तन होता है, जो मुख्यतः रासायनिक प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है परिवर्तन? रासायनिक प्रकार का परिवर्तन होता है ना। सेलुलोज का जमाव खनिज, जैसे कि खनिजी भवन, यह कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट और सिलिका के कोशिका भित्ति पर जमने से होता है। जैसे मरगद, जैसे कि म्यूसिलेज का बनना इस प्रकार होता है। पैक्स का बनना, जैसे कि क्यूटिनी भवन, क्यूटिन मोम जैसा पदार्थ है जो बाह्य त्वचा में जमा हो जाता है, जिसको क्यूटाइड कहा जाता है और इसके बनने की प्रक्रिया को क्यूटिनी भवन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्यूटिनी भवन कहते हैं। अगला है कोशिकांग। कोशिका में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं, जो जैव रासायनिक क्रिया को संपन्न करती है। कोशिका झिल्ली की संख्या के आधार पर अगर बात करें दोहरी कोशिका झिल्ली कोशिकांग कहलाती है ना। ये जैसे वे कोशिका जिनमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली युक्ति कोशिका कहलाती है। अगला है एकल झिल्ली युक्ति कोशिका, जैसे सिंगल मेम्ब्रेन। वे कोशिका जिनमें एकल झिल्ली पाई जाती है एकल झिल्ली कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? एकल झिल्ली कोशिका कहलाती है। जैसे
अगर मैं बात करूं जैसे रसधनी है ना, ये गोल्जी को है, गांव में लार आय गांव गांव से गोल्जी को है, और माइक्रो बॉडीज आगे रा से रसधनी, आज से अंत द्रव्य जालिका कोशिका, जैसे कि झिल्ली झिल्ली बहनी कोशिका में क्या होते हैं, वे कोशिका जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती झिल्ली बहनी कोशिका कहलाती, क्या कहलाती है, झिल्ली बहनी कोशिका कहलाती है ना। अगला कोशिका के महत्वपूर्ण कोशिकांग और उनकी रचना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार का होता है, क्या इस प्रकार का, इस प्रकार का दिखाई देता है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार दिखाई देता है, इस प्रकार का। ये वाला भाग जो होता है इसे ऑक्सीसोम कहते हैं, और ये वाला भाग जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये वाला भाग जो बाहरी भाग है इसे बाहरी झिल्ली कहते हैं, और ये वाला अंत है आंतरिक झिल्ली होती है ना दोस्तों। अगला है जैसे एक समांगी माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स भरा रहता है, क्या रहता है, समांगी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है भरा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए प्रोटीन और एंजाइम का संश्लेषण करने में समर्थ होता है, तो इसे अर्ध स्वायत्त अंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा जाता है ना। आगे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकी श्वसन या भोजन के ऑक्सीकरण का काम करती है, जिससे कि परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्सर्जन होती है, जो एटीपी के रूप में संचय हो जाती है। अतः इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहलाती है। पूछा जाता है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव जैसे फॉस्फोराइलेशन, क्रेब सर्कल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस से संबंधित सभी एंजाइम पाए जाते हैं। ये कोशिकाओं के तापक्रम को कंट्रोल करते हैं और अंडाणु में योग और फॉर्मेशन का कार्य करते हैं, जिसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो लाइटिक संश्लेषण क्रिया का नियमन करते हैं। अगला है दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, इस पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की, तो क्रिश्चियन डी डुबे ने की इसकी लाइसोसोम की। यह मुख्यतः प्राणी जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ये गोलाकार या अनियमित आकृति के होते हैं। यह एसिड और फॉस्फेट को बनाने वाले एंजाइम पेरिटिन और कोशिकाओं की प्रचुर मात्रा से परिपूर्ण एक संघ द्रव से भरे होते हैं। इसे कणिकाओं की प्रचुर मात्रा से परिपूर्ण एक संघ से भरे होते हैं। यह जैसे कि लिपोप्रोटीन युक्त झिल्ली से घिरे होते हैं। इसका अंदरूनी भाग ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस होता है। अगला लाइसोसोम बहुरूपी होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक लाइसोसोम संचायक कण, और द्वितीयक लाइसोसोम विषमहारी धनिया और अवशेषकाय जैसे कि टीलोलाइसोसोम, और स्वतः भोजी धनिया जैसे कि ऑटोलाइसोसोम है ना। जैसे कि हेट्रोगैमी क्या होती है,
लाइसोसोम की अगर बात करें, खाद्य पदार्थों के आंतरिक कोशिकीय पाचन में मदद करते हैं। क्या करते हैं? लाइसोसोम खाने में जो पदार्थ होते हैं उसे पाचन में मदद करते हैं। जैसे पाचन क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिकीय अवयवों का भी पाचन करते हैं। इसीलिए इसे लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है। पूछा जाता है कि आत्मघाती थैली के रूप में किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। किसको? लाइसोसोम। जैसे कि ऑटोफैगी जैसे मृत्युग्रस्त कोशिकाओं को हटाने के लिए लाइसोसोम को आकार में बढ़कर फट जाता है और इन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिसे स्वतः भक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वतः भक्षण। जैसे कि लाइसोसोम का महत्व, जैसे शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के लिए अंडाणु की झिल्लियों का विगलन और अस्थि निर्माण के समय कोशिका का अवशोषण, जिसे ऑस्टियोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलाइसिस कहा जाता है। गोल्गी का क्या होता है? अगला है गोल्गी का है। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी के उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की। बेकर ने गोल्गी को लिपोकॉन्ड्रिया नाम दिया। पादप कोशिका में गोल्गी डिक्टियोसोम क्या कहलाता है? डिक्टियोसोम। इस प्रकार की गोल्गी का होती है। जैसे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिस्क के समान होती है, जिसमें निम्न रचना होती है। जैसे कि नंबर एक होती है सिस्टर्नी है कुछ। जैसे कि संक्रामी वेसिकल। तीसरी की अगर हम बात करें, जैसे स्रावी वेसिकल, जैसे गोल्जियन धनिया। गोल्जी काय के कार्य क्या होते हैं दोस्तों? नंबर एक जो होता है शुक्राणुओं और नर युग्मक के एक्रोसोम का निर्माण करना। पादपों में कोशिकाओं के मध्य पाई जाने वाली मध्य पट्टिका के निर्माण में सहायक है ना। अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है? प्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना। अगर खोज की अगर पूछा जाए, खोज की अगर बात करें किसने की, तो पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की, है ना। अगला है दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या होते हैं? इसकी खोज जॉर्ज एडमिन एड एड मिलन पैलेड ने की 1985 नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह कोशिका इकाई झिल्ली रहित होती है। यह दो उप इकाइयों से बना होता है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह 70 एस प्रकार का, छोटी इकाई 30 और बड़ी इकाई 50। कितनी बड़ी इकाई? 50। तथा यूकैरियोटिक कोशिका में 80 एस, छोटी कोशिका में 40 एस, तो बड़ी कोशिका में 60 एस। यह राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम्स को। जैसे कि कोशिका का इंजन भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम्स का निर्माण केंद्रिका में होता है। राइबोसोम्स
स्मॉल आर कैपिटल आर एन एन ए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है ना। अगला है दोस्तों, जैसे कि तारक केंद्र, तारक केंद्र व तारक का क्या होता है, जैसे सेंट्रियोल तारक केंद्र लगभग सभी प्राणी कोशिकाओं तथा कुछ निम्न वर्ग के पादपों में पाए जाते हैं। इनकी खोज जैसे कि बॉन बैडन द्वारा की गई, जैसे सेंट्रियोल कोशिकाओं में केंद्रक के समीप होता है। यह एक गोल सिलेंडर के समान रचना होती है और सेंट्रियोल कोशिका में हमेशा जोड़े से उपस्थित होते हैं, जो निम्नलिखित रूप से सेंट्रोसोम तारक कहलाता है। क्या कहलाता है? तारक कहलाता है। जैसे कि सेंट्रियोल की रचना बैलगाड़ी की पहिए के समान होती है। ये प्रत्येक सेंट्रियोल में तंतुओं के 9 समूह होते हैं और प्रत्येक समूह में तीन माइक्रोट्यूब्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्स होते हैं। प्रमुख कार्य की अगर बात करें, लवक देख लीजिए दोस्तों। लवक क्या होते हैं? लवक या प्लास्टिक की खोज है। क्या है? लवक या प्लास्टिक की खोज है, जैसे कि हैकल द्वारा पादप कोशिकाओं में की गई थी। ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली या युक्त कोशिका है। लवक सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि अवर्णी लवण क्या होते हैं? जैसे कि वे लवण रंगहीन होते हैं और भूमिगत भागों, जड़ और भूमिगत कणों में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का चयन करना है। ये खाद्य पदार्थों को 3 रूपों से संचित करते हैं, जैसे कि एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एलियूरोप्लास्ट कहलाते हैं, है ना। अभी बड़ी लवक क्या होते हैं? वे सामान्यतः रंगीन और पादप के भूमि के ऊपर स्थित भागों या पुष्प में पाए फल या पुष्प में पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। जैसे पूछा जाता है, ये यहाँ दोस्तों ये वाला, जैसे कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? पूछा जाएगा आपसे, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण। पत्तियों का हरा रंग पर्ण हरित क्लोरोफिल के कारण। जैसे गाजर का लाल रंग बीटा कैरोटीनॉइड के माध्यम से। जैसे कि शलजम का हल्का बैंगनी रंग बीटा विटामिन वर्णक के रूप में पाया जाता है।